हेलो साथियों, वेलकम टू प्लैनेट 4। आप सभी को टीम विक्रम का नमस्कार। तुर्की को पहली बार खुलकर अपनी औकात का एहसास हुआ। तुर्की की वायुसेना ने खुद कबूला कि उसके पास विकल्प खत्म हो चुके हैं। तुर्की एक नाटो देश है, फिर भी उसे नाटो के ही देश हथियार बेचने से इनकार कर रहे हैं। नाटो उसे अलग और अकेला देख रहा है। अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन, पूरा यूरोप भारत में अपने जेट बेचने के लिए लाइन में खड़ा है। वहीं तुर्की के लिए कोई आसानी से आगे नहीं आ रहा। अमेरिका के राष्ट्रपति ने खुद मोदी जी से विनती की कि कृपया हमारे F-35 खरीद लीजिए। S-400 होने से कोई बात नहीं, पर जब तुर्की ने वैसा किया तो उसे F-35 प्रोग्राम से बाहर कर दिया गया। तुर्की ने 1987 से 2012 के बीच अमेरिका से 240 F-16 खरीदे थे। उनमें से अधिकतर अब बूढ़े हो चुके हैं। सिर्फ 100 के आसपास ही आधुनिक विमान हैं जिनका मेंटेनेंस ठीक रखा गया है। लंबे समय तक अमेरिका के साथ भरोसेमंद रक्षा समझौते करने के बावजूद जब तुर्की ने रूस के साथ रक्षा समझौता किया तो पश्चिमी देश उसे अलग करने लगे। S-400 की वजह से उसे हथियार खरीदने के लिए भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। कई मामलों में कहा जा रहा है कि दोगुने तिगुने दाम देकर भी वो हथियार खरीद रहा है। तुर्की केवल 20 फाइटर जेट के लिए ब्रिटेन को लगभग $10 बिलियन दे रहा है, यानी $1 बिलियन में सिर्फ 2 लड़ाकू विमान मिल रहे हैं। ये सौदा बेहद महंगा बताया जा रहा है, क्योंकि इतने में तुर्की को 20 ही नहीं बल्कि 40 लड़ाकू विमान मिल सकते थे। सबसे बड़ी बात यह है कि तुर्की को धीरे धीरे अलग कर दिया गया, विकल्प खत्म हुए और आखिर में उसे महंगे रेट पर यह विमान खरीदना पड़ा। ग्रीस फ्रांस की नजदीकी होने की वजह से फ्रांस ने तुर्की को राफेल देने से साफ इनकार कर दिया। स्वीडन ने उसे ग्रिपेन देने से मना किया, क्योंकि तुर्की ने स्वीडन की नाटो सदस्यता ब्लॉक की थी। अमेरिका ने तुर्की को F-35 प्रोग्राम से बाहर कर दिया। लोग कहते हैं कि जितने में तुर्की 20 यूरोफाइट खरीद रहा है, उतने में उसे 50 से ज्यादा राफेल मिल सकते थे, पर फ्रांस ने उसकी औकात दिखा दी और राफेल नहीं मिला। एक और संदर्भ है कि तुर्की और इजराइल के बीच इस वक्त भारी टेंशन है। माना जा रहा है कि इजराइल कभी भी तुर्की पर बड़ा हमला कर सकता है, और यही कारण है कि कोई भी देश तुर्की की मदद करने को आगे नहीं आ रहा, क्योंकि इजराइल से पंगा लेना सीधे अमेरिका से पंगा लेना है। यानी तुर्की मजबूरी में इजराइल का सामना करने के लिए महंगा सौदा कर रहा है, जबकि उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। महंगाई बढ़ रही है, मुद्रा की हालत खराब है, और फिर भी उसने वो समझौता किया जिसकी चर्चा मीडिया में हो रही है। तुर्की की मजबूरी, नाटो में अलगाव, महंगे सौदे और विकल्पों की कमी की ये कहानी रहस्य बनाकर चलती रहती है। आगे ब्रिटेन और तुर्की के बीच यूरोफाइटर टाइफून डील की चर्चा विस्तार से होगी। चलिए अब सुनते हैं फ्रांस की एक तरफ से कैसी बेचैनी है। सालों से राफेल देने की जल्दी में वो पागल सी बैठा हुआ है। भारत की मांगें दिन प्रतिदिन तेज हो रही हैं। भारत अपनी शर्तों पर जोर दे रहा है ताकि जितना हो सके राफेल के पार्ट्स और पुर्जे मेड इन इंडिया बने। यहीं पर बातचीत अटक रही है। भारत के पास विकल्पों की कमी नहीं है, इसलिए वो चाहता है कि लड़ाकू विमानों का ज्यादा से ज्यादा प्रतिशत भारत में निर्माण हो। इस पर आगे की चर्चा भी बाकी है। अब दूसरी ओर देखिए, पाकिस्तान सीमा पर ऑपरेशन त्रिशूल चल रहा है और कहा जा रहा है कि भारतीय सरकार ने एक बहुत बड़ा रक्षा सौदा मंजूर किया है। लगभग 69,000 करोड़ रुपयों के आसपास का ये सौदा है। इसमें कौन कौन से हथियार भारत को मिलेंगे और ये कैसे मेक इन इंडिया को मजबूत करेगा और तीनों सेनाओं के लिए कितना अहम होगा, इन बातों की बारीकी हम आगे खोलेंगे। और अंत में हम जानेंगे कि गगनयान मिशन आखिर कहां तक पहुंचा है। इस मिशन का कितना प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है। कई नए नए अपडेट आ रहे हैं जिन्हें सुनकर आप सब इसरो को थैंक यू कहने पर मजबूर होंगे। तो चलिए इन सभी खबरों को जानते हैं बेहद विस्तार से, आसान भाषा में। सबसे पहले जानते हैं कि ब्रिटेन और तुर्की के बीच ये डिफेंस डील आखिर इतनी बड़ी क्यों मानी जा रही है। तो ब्रिटेन और तुर्की के बीच जो अरबों डॉलर की डिफेंस डील हुई है, उसे केवल एक साधारण सौदा कहना बड़ी गलती होगी। ये समझौता 11 अरब डॉलर के यूरोफाइटर टाइफून विमानों का है, जो आने वाले 10 वर्षों तक दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को गहराई देगा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कियर स्टारमर ने इस समझौते को अपने देश के लिए नौकरियों और दीर्घकालिक आर्थिक लाभ से जोड़कर पेश किया। वहीं तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोवान के लिए यह समझौता उनकी वैश्विक स्थिति को मजबूत करने का साधन बन गया। तुर्की में स्टारमर अपने साथ ब्रिटेन के रक्षा मंत्री जॉन हीली और एयर चीफ मार्शल हाफ स्माइट को भी लाए थे, जो ब्रिटिश वायुसेना के प्रमुख हैं। उनका स्वागत अंकारा के एक विशेष सैन्य एयरबेस पर हुआ, जहां आमतौर पर विदेशी नेताओं का आगमन नहीं होता। इस कदम से यह साफ संकेत मिला कि यह दौरा सामरिक दृष्टि से बेहद अहम था। तुर्की की नजर यूरोफाइटर टाइफून जेट्स पर है, जो ब्रिटेन, जर्मनी, इटली और स्पेन मिलकर बनाते हैं। यूरोफाइटर टाइफून दुनिया के सबसे उन्नत मल्टी रोल कॉम्बैट जेट्स में गिना जाता है, जो हवा से हवा और हवा से जमीन दोनों मिशनों के लिए बेहद सक्षम है। तुर्की लंबे समय से अपने हवाई बेड़े को आधुनिक बनाने के प्रयास में है, और इस डील के जरिए उसे नाटो के दक्षिण पूर्वी हिस्से में शक्ति प्रदर्शन का अवसर मिल गया है। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने इसे एक पीढ़ी का सबसे बड़ा जेट सौदा कहा, जो इंग्लैंड के औद्योगिक पुनर्जागरण का प्रतीक बन सकता है। इस डील से ब्रिटेन में हजारों लोगों को लंबे समय तक रोजगार मिलने की संभावना है, क्योंकि हर जेट का लगभग 37% निर्माण ब्रिटेन में होता है।
ब्रिटिश कंपनी BAE सिस्टम्स के वॉर्टन और सैमल्सबरी प्लांट में इन विमानों की असेंबली होगी। सरकार का अनुमान है कि इन 2 संयंत्रों में लगभग 6000 लोगों को काम मिलेगा, जबकि दक्षिण पश्चिम इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के क्षेत्रों में करीब 2000 अतिरिक्त रोजगार पैदा होंगे। तुर्की को मजबूरी में महंगे विकल्पों की ओर बढ़ना पड़ा। इसने अपने पुराने जेट फ्लीट को बदलने के लिए नए जेट्स की खोज शुरू की, लेकिन हर कदम पर खर्च बढ़ता गया और समय कम पड़ता गया। उसके F-16 और F-4 फैंटम जेट्स अब बूढ़े हो चुके हैं। जबकि इजराइल जैसे पड़ोसी देश अपने फाइटर फ्लीट को सुपर एडवांस्ड बना चुके हैं, तुर्की को भी अपने हवाई ताकत को बनाए रखने के लिए तुरंत कुछ करना था और तभी उसने यूरोफाइटर की डील पर दांव लगाया। आइए अब जान लेते हैं कि जर्मनी की भूमिका और यूरोफाइटर डील पर उसके फैसले का क्या महत्व रहा। तो जर्मनी ने पहले इस डील को मंजूरी नहीं दी थी क्योंकि गाजा संकट पर तुर्की की स्थिति से वो असहमत था। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने तुर्की के इस रुख को लेकर जुलाई 2025 तक डील पर रोक लगा रखी थी, लेकिन समय के साथ जब भू राजनीतिक हालात बदले और यूरोपीय देशों को तुर्की की रणनीतिक स्थिति का महत्व समझ में आया तो उन्होंने प्रतिबंध हटा लिया। इसके बाद यूरोफाइटर डील के रास्ते खुल गए। अब तुर्की ब्रिटेन से 40 जेट्स खरीदना चाहता है, जिनमें से शुरुआती 2 विमानों के सौंपे जाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। यह सौदा न केवल सैन्य दृष्टि से बल्कि राजनीतिक दृष्टि से भी बड़ा कदम है, क्योंकि इससे तुर्की और ब्रिटेन के बीच सहयोग बढ़ेगा और यूरोप में ब्रिटिश रक्षा उद्योग की पकड़ और मजबूत होगी। इस समझौते में जर्मनी, इटली और स्पेन की मंजूरी भी शामिल थी, क्योंकि ये चारों देश मिलकर यूरोफाइटर जेट का निर्माण करते हैं। पहले बैच के जेट्स वर्ष 2030 में डिलीवर किए जाएंगे और भविष्य में और अधिक जेट्स देने का विकल्प भी खुला रहेगा। ये डील ब्रिटेन की वैश्विक प्रतिष्ठा को एक बार फिर ऊंचाई पर ले जाती है, जहां उसकी रक्षा तकनीक, कूटनीति और आर्थिक शक्ति एक साथ चमकती दिखाई देती है। अब समझते हैं कि कतर की भूमिका और इस डील के रहस्यमय मोड़ में क्या संबंध है। तो इस सौदे के पीछे कतर की भूमिका भी बहुत दिलचस्प रही है। वर्ष 2017 में कतर ने 24 यूरोफाइटर जेट्स का ऑर्डर दिया था और बाद में 12 और की मांग की थी। लेकिन हाल के महीनों में जब तुर्की ने इन विमानों को खरीदने की इच्छा जताई तो ऐसा कहा गया कि जो विमान पहले कतर के लिए बनाए जा रहे थे वे अब तुर्की को दिए जाएंगे। इस फैसले के लिए ब्रिटेन की अनुमति आवश्यक थी, क्योंकि वो इन विमानों के निर्माण कंसोर्टियम का मुख्य सदस्य है। इसीलिए कतर के अमीर तमीम बिन हमद अल थानी की अंकारा यात्रा इस डील के तकनीकी पहलुओं को स्पष्ट करने के लिए अहम मानी जा रही है। इस सौदे से साफ झलकता है कि तुर्की पश्चिम एशिया में अपनी सैन्य और राजनीतिक पकड़ को और मजबूत करना चाहता है। कतर के साथ तुर्की के गहरे रिश्ते पहले से हैं और ये डील उन रिश्तों को और अधिक आर्थिक और रणनीतिक रूप दे रही है। आइए अब जान लेते हैं कि F-35 प्रोग्राम से निष्कासन के बाद तुर्की ने अपनी रक्षा रणनीति को कैसे पुनर्गठित किया। तो वॉशिंगटन ने 2019 में तुर्की को F-35 प्रोग्राम से बाहर कर दिया था, क्योंकि उसने रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा था। उस समय यह फैसला तुर्की के लिए एक बड़ा झटका था, क्योंकि उसने पहले से F-35 प्रोजेक्ट में भारी निवेश कर रखा था। अब तुर्की ने अपनी रणनीति को फिर से तैयार किया है और उसका लक्ष्य कुल 120 उन्नत जेट्स हासिल करना है। इनमें 40 यूरोफाइटर, 40 अमेरिकी F-16 और 40 F-35 शामिल होंगे। यह अस्थायी व्यवस्था तब तक चलेगी जब तक उसका घरेलू कान फाइटर विमान तैयार नहीं हो जाता। यह योजना दिखाती है कि तुर्की अब अपनी आत्मनिर्भर रक्षा नीति की दिशा में गंभीरता से आगे बढ़ चुका है। एर्दोआन ने साफ संकेत दिए हैं कि वो अब किसी एक देश पर निर्भर नहीं रहना चाहते और हर दिशा से ताकत जुटाना चाहते हैं। अब समझते हैं कि इस सौदे का उद्देश्य और असर क्या है। तो तुर्की की नजर इस डील से अपने रक्षा ढांचे को आधुनिक बनाने पर है। तुर्की इस समय इजरायल जैसे देशों से तकनीकी तौर पर पिछड़ गया है, जबकि इजरायल के पास अमेरिका द्वारा दिए गए F-15, F-16 और F-35 जैसे सैकड़ों उन्नत फाइटर जेट हैं। इस वजह से तुर्की अब अपनी वायुसेना को फिर से मजबूत करना चाहता है। यूरोप भी चाहता है कि नाटो का दूसरा सबसे बड़ा सैन्य देश तुर्की अब पूर्वी यूरोप में स्थिरता बनाए रखने में अहम भूमिका निभाए, साथ ही यूक्रेन युद्ध के बाद की स्थिति में किसी संभावित शांति मिशन का हिस्सा भी बने। यानी यह सौदा केवल आर्थिक या सैन्य नहीं, बल्कि एक रणनीतिक संतुलन का हिस्सा है। दूसरी ओर कुछ विश्लेषकों का मानना है कि यह सौदा बेहद महंगा है। उन्होंने कहा कि 8 अरब पाउंड में जेट्स की कीमत असामान्य रूप से ऊंची रखी गई है। उनका कहना है कि यह ऐसा है मानो एक लड़ाकू विमान के बदले 4 विमानों की कीमत चुकाई जा रही हो। फिर भी तुर्की ने इसे मंजूरी दी, क्योंकि इसके जरिए वो आने वाले वर्षों में अपनी रक्षा क्षमता को बहुत हद तक बढ़ाना चाहता है। आइए अब जान लेते हैं कि तुर्की का स्वदेशी फाइटर प्रोजेक्ट क्या कहानी कहता है। तो तुर्की ने अपनी रक्षा स्वतंत्रता को बढ़ाने के लिए कान नाम से अपना 5th जनरेशन फाइटर जेट प्रोजेक्ट शुरू किया है। यह महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट तुर्की को आत्मनिर्भर बनाने का सपना दिखाता है, लेकिन इसकी राह कठिन और खर्चीली है। यह जेट 30 के शुरुआती दशक तक तैयार होने की उम्मीद है, यानी तुर्की को तब तक अंतरिम समाधान के रूप में महंगे यूरोफाइटर टाइफून जेट्स खरीदने होंगे। सबसे बड़ी चुनौती इंजन निर्माण की है। फिलहाल कान में अमेरिकी जनरल इलेक्ट्रिक का F-110 इंजन इस्तेमाल हो रहा है, पर तुर्की इसे घरेलू स्तर पर बनाना चाहता है। इस दिशा में रिसर्च और टेक्नोलॉजी पर भारी निवेश हो रहा है, लेकिन इसमें तकनीकी जोखिम और देरी दोनों हैं।
साथियों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप देश, दुनिया, डिफेंस और इकोनॉमी की 100 से ज्यादा खबरें एक साथ एक ही जगह पर एक ही समय में फटाफट रोज देखना चाहते हैं तो कृपया हमारे साथ जी चीयर्स चैनल पर जुड़िए, जहां पर हम रोज शाम 9 बजे आपके लिए दुनिया की तमाम सारी खबरें एक साथ लेकर आते हैं। जी चीयर्स चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन या कॉमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अब समझते हैं कि भारत के लिए राफेल डील पर क्यों लगी रोक और क्या है इसका कारण। तो इस कहानी की शुरुआत होती है भारतीय रक्षा मंत्रालय की सतर्क नजर से, जिसने भारतीय वायुसेना की 114 राफेल फाइटर जेट की प्रस्तावित डील को अधूरा करार दिया है। मंत्रालय का कहना है कि वायुसेना द्वारा भेजी गई रिपोर्ट यानी स्टेटमेंट ऑफ केस में कई जरूरी बिंदुओं की कमी है, जिन्हें पूरा किए बिना कोई बड़ा निर्णय नहीं लिया जा सकता। इस अधूरी रिपोर्ट का मतलब यह है कि सरकार को यह स्पष्ट नहीं है कि किस शर्त पर कितने विमान भारत में बनेंगे और कितने सीधे फ्रांस से आएंगे। सरकार चाहती है कि भारत में अधिकतम उत्पादन हो ताकि मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की नीति को मजबूती मिले। इसी वजह से रक्षा मंत्रालय ने फ्रांसीसी कंपनी दसॉल्ट के साथ आगे की बातचीत का आदेश दिया है, ताकि हर शर्त पारदर्शी तरीके से तय हो सके। आइए अब जान लेते हैं कि इस डील में मेक इन इंडिया की शर्त क्यों इतनी महत्वपूर्ण है। तो भारत इस सौदे के जरिए सिर्फ विमान नहीं खरीदना चाहता, बल्कि अपनी रक्षा निर्माण क्षमता को भी ऊंचा उठाना चाहता है। सरकार की मंशा है कि इस बार सिर्फ 10 से 15% नहीं, बल्कि 75% तक भारतीय कंपनियों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। इसका मतलब है कि विमान के पुर्जे, इंजन, सिस्टम और रिपेयरिंग का बड़ा हिस्सा भारत में ही बने, ताकि देश की निजी और सरकारी रक्षा कंपनियों को बड़ा अवसर मिल सके। यही वजह है कि दसॉल्ट कंपनी से उम्मीद की जा रही है कि वो भारत में अपनी फैक्ट्री स्थापित करे और यहां पर मेंटेनेंस व रिपेयर सेंटर खोले। इससे भारत को लंबे समय तक रणनीतिक लाभ मिलेगा, क्योंकि आने वाले वर्षों में भारतीय तकनीशियन और इंजीनियर खुद इन विमानों की मरम्मत और अपग्रेड कर सकेंगे। ये डील अब केवल रक्षा सौदा नहीं, बल्कि भारत के आत्मनिर्भर भविष्य की एक मजबूत नींव बन चुकी है। चलिए अब जानते हैं कि भारत ने एक बड़े रक्षा मंजूरी से क्या बड़ा कदम उठाया है। तो भारत सरकार ने जिस सौदे को मंजूरी दी है वो सिर्फ एक सामान्य रक्षा खरीद नहीं, बल्कि आने वाले वर्षों में भारत की सैन्य शक्ति को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाली ऐतिहासिक पहल है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की बैठक में लगभग 69,000 करोड़ रुपए की सैन्य सामग्रियों की खरीद को स्वीकृति दी गई है। इस निर्णय से भारत ने यह संदेश दिया है कि अब वो रक्षा आयात पर निर्भर नहीं रहेगा, बल्कि अपने घरेलू उद्योगों और वैज्ञानिक संस्थानों की तकनीक पर भरोसा करेगा। यह मंजूरी भारत की मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की नीति को मजबूती देने की दिशा में एक निर्णायक कदम है। यह सौदा केवल उपकरण खरीदने का नहीं, बल्कि आधुनिक युद्ध तकनीक में आत्मविश्वास पैदा करने का प्रतीक है। अब समझते हैं कि तीनों सेनाओं को इस मंजूरी से क्या क्या मिलने जा रहा है। तो इस ऐतिहासिक निर्णय के तहत भारतीय थल सेना, नौसेना और वायुसेना तीनों के लिए अत्याधुनिक हथियारों और प्रणालियों की खरीद को हरी झंडी दी गई है। थल सेना को नाग मिसाइल सिस्टम मार्क 2 मिलेगा, जो दुश्मन के टैंकों, बंकरों और फील्ड किलों को सटीकता से ध्वस्त करने की क्षमता रखता है। साथ ही ग्राउंड बेस्ड मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस सिस्टम सेना को दुश्मन की इलेक्ट्रॉनिक गतिविधियों पर 24 घंटे नजर रखने की ताकत देगा। नौसेना को लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक्स और एडवांस लाइट वेट टॉर्पीडो मिलेंगे, जिससे समंदरी अभियानों और मानवता आधारित मिशनों में उसकी भूमिका कई गुना बढ़ जाएगी। वहीं वायुसेना को मिलेगा कोलैबोरेटिव लॉन्ग रेंज टारगेट सैचुरेशन एंड डिस्ट्रक्शन सिस्टम, जो खुद से उड़ान भरने और सटीक वार करने की क्षमता रखता है। इस प्रकार यह मंजूरी केवल एक रक्षा सौदा नहीं, बल्कि भारत की तीनों सेनाओं को भविष्य के युद्धों के लिए तैयार करने वाला दूरदर्शी निर्णय है। चलिए अब जानते हैं कि गगनयान मिशन आखिर है क्या और इसमें अब तक कितना काम पूरा हो चुका है। तो भारत का सबसे महत्वाकांक्षी गगनयान मिशन, जो इसरो का पहला मानव अंतरिक्ष अभियान है, अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। इस मिशन का 90% विकास कार्य पूरा हो गया है। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने बताया कि इस मिशन के तहत कई तकनीकी सुधार और नए प्रयोग किए गए हैं, ताकि अंतरिक्ष में मानव को भेजने के लिए एक सुरक्षित और विश्वसनीय प्रणाली बनाई जा सके। इसरो वैज्ञानिकों ने रॉकेट को मानव रेटिंग दी है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि अंतरिक्ष यात्री के लिए लॉन्च पूरी तरह सुरक्षित रहेगा। इसके साथ ही ऑर्बिटल मॉड्यूल, यानी वो हिस्सा जिसमें अंतरिक्ष यात्री रहेंगे, उसकी भी संरचना लगभग तैयार हो चुकी है। पर्यावरण नियंत्रण प्रणाली पर काम पूरा हो गया है, ताकि अंतरिक्ष में ऑक्सीजन, तापमान और दबाव मानव के अनुकूल बनाए रखा जा सके। इसरो ने मिशन के हर पहलू को गहराई से जांचा है, जिससे कोई भी तकनीकी कमी ना रह जाए। यह केवल एक तकनीकी उपलब्धि नहीं, बल्कि भारत के अंतरिक्ष स्वतंत्रता का प्रतीक बनने जा रहा है। अब समझते हैं कि गगनयान मिशन के अगले चरणों में क्या होने वाला है और व्योम मित्र की उड़ान क्यों है अहम। तो अब इसरो 3 बिना मानव वाले मिशनों को पूरा करने जा रहा है, जो इस बड़े अभियान की नींव साबित होंगे।
इनमें सबसे खास मिशन होगा व्योम मित्र की उड़ान, जो भारत की पहली महिला जैसी रोबोटिक सहायक है और इसे अंतरिक्ष में भेजा जाएगा ताकि वहां की परिस्थितियों का परीक्षण किया जा सके। यह मिशन वर्ष 2027 की शुरुआत में मानव उड़ान से पहले एक निर्णायक परीक्षा होगी। अगस्त माह में जो एयरड्रॉप टेस्ट किया गया था, उसमें 9 पैराशूटों के माध्यम से 3 किलोमीटर की ऊंचाई से मॉड्यूल को सुरक्षित स्प्लैशडाउन कराया गया। यह साबित करता है कि भारत अब अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षित वापसी की पूरी तैयारी कर चुका है। इस मिशन की सफलता भारत को उन चुनिंदा देशों की सूची में शामिल कर देगी जिन्होंने अपने दम पर मानव को अंतरिक्ष में भेजा है। यह केवल एक वैज्ञानिक छलांग नहीं, बल्कि भारत के आत्मविश्वास की उड़ान है, जो पूरी दुनिया को दिखा देगी कि जब भारत ठान लेता है तो असंभव भी संभव हो जाता है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।